नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर मदर्स एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपका आज का जो संडे का टेस्ट है 1631 कोड वाला, उसमें जो आपके जीके एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं उनकी हम समीक्षा करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपको देखो, केवल और केवल क्वेश्चन का आंसर जान लेने से आपका तैयारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। केवल आंसर के अलावा आपको बाकी ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, और साथ साथ वो क्वेश्चन जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, बाकी आपको उससे रिलेटेड जो इश्यूज है वो भी सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन उस पर बात करेंगे जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 मीन्स क्वेश्चन नंबर 106 से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है रज्जुक वर, रज्जुक कौन थे। अब ये क्वेश्चन आपका प्योरली हिस्ट्री से है, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछा गया। ये कई एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे कई बार पूछा हुआ है। आपसे जनरली मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, यानी मौर्य काल और गुप्त काल में जो अधिकारी होते थे उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन जो अधिकारी या ऑफिसर्स के जो पूछे गए, अलग अलग नाम जिन ऑफिसर्स के थे, वो मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य काल में से पूछे गए हैं। अब यहां पर देखिए, पहला दे रखा है द ट्रेडर्स इन द चोल किंगडम, चोल राज्य में व्यापारी थे। द ऑफिसर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन में अधिकारी थे। द फ्यूडल्स लॉर्ड्स इन गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य में सामंत थे। सामंत मतलब जो प्रशासक होते थे अलग अलग जगहों के। और द सोल्जर्स इन द साका शक आर्मी, शक सेना में सिपाही थे। तो सिंपल सा इसका देखो आंसर है, मौर्य काल में अशोक के जो अभिलेख हैं, in the inscription of Ashoka there is a description of a particular officer named the रज्जुक। अशोक के शिलालेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का नाम आता है। और ये जो रज्जुक अधिकारी थे ये कब थे? मौर्य प्रशासन में थे, और ये बहुत सारे काम करते थे। इनका जो मेन काम एक तो था, वो था लैंड अलॉटमेंट। लैंड अलॉटमेंट करते थे, किसी को जमीन ट्रांसफर करनी है, जमीन दान करनी है, तो उसका जो अप्रूवल आता था वो कौन अधिकारी करते थे? ये करते थे। ठीक है, साथ साथ में ये रेवेन्यू कलेक्शन से भी संबंधित थे। रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, हाँ इसको बोलते हैं राजस्व संग्रह। और साथ साथ मैं बता दूं, राजस्व के लिए और भी अधिकारी थे। जैसे एक अधिकारी होता था समाहर्ता, तो समाहर्ता इज कॉल्ड टैक्स ऑफिसर, कर अधिकारी को समाहर्ता कहते थे। और वो कौन से प्रशासन में था? मौर्य प्रशासन में। ठीक है, यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर आपका कौन सा हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग करने का है, ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1857 रिवोल्ट का है। मतलब जब भी आप 1857 की क्रांति पढ़ते हो तो उसमें यह पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में किस जगह पर लीडर कौन था, बस। और ज्यादा जगह नहीं है, 8 या 10 ऐसे प्लेसेस हैं, और इनमें भी आधे से ज्यादा प्लेस तो आपके उत्तर प्रदेश के हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति में सबसे जबरदस्त जो धमाके हुए थे, सबसे जबरदस्त जो क्रांति का रूप देखने को मिला था, वो आज के उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए एक बार आप इसमें match the list 1 with the list 2 and select the correct answer from the codes given at the end of the list। ठीक है, पहला दे रखा है सूची 1 यानी लिस्ट 1, और दूसरा दे रखा है सूची 2 यानी लिस्ट 2। नेम ऑफ लीडर्स दे रखे, और कौन कौन सी जगह से ये व्यक्ति विशेष संबंधित थे ये आपको बताना है। तो क्रांतिकारियों के नाम में सबसे पहला दे रखा है नाना साहब। नाना साहब का मराठों से संबंध था, और नाना साहब और तात्या टोपे जो दोनों नेतृत्व कर रहे थे, वो शुरुआती दौर में क्या कर रहे थे? कानपुर में। क्या कर रहे थे? कानपुर में। तो देखो नाना साहब वाले की मैचिंग हो जाती है कानपुर से, यानी फर्स्ट का हो जाता है 2। तो देखो ये हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, फिर है बहादुर शाह जफर, ये मुगल सम्राट है, और ये मेन दिल्ली के लाल किले में रहता है, ये वहीं से देख रहा है, तो इसका दिल्ली आएगा। तो देखो बहादुर शाह में दिल्ली, सेकंड का 1, अब बी में 1 है ही नहीं सेकंड, तो बी कैंसिल हो गया। सीधा सा आपका आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। थर्ड पे देखेंगे मौलवी अहमदुल्ला,
ये कहां कर रहा था, लखनऊ। हालांकि मैं आपको क्लियर यहां बता दूं, हमारे पास यह सूटेबल ऑप्शन नहीं है, इसलिए मौलवी अहमदुल्ला में लखनऊ लिखवा दिया और मनीराम दीवान असम है। पर मैं वैसे इसका आंसर आपका जो सही है वो ये है, पर यहां मेरा काम आपको आंसर बताना नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरा समीक्षा करवाना। तो मैं फिर बता रहा हूं, ये थर्ड ऑप्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला थे, इनका संबंध यहां से नहीं था, ठीक है, इनका संबंध यहां से नहीं था। मौलवी अहमदुल्ला का, देखो लियाकत अली खान का तो इलाहाबाद से था, और मौलवी अहमदुल्ला का था फैजाबाद। जो मौलवी अहमदुल्ला है, इनका मेन संबंध कहां से था, फैजाबाद से था, ठीक है। और होता क्या था, अवध, फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ, ये सब एक ही माने जाते थे, इसलिए वो यहां पे लखनऊ लिख दिया। बाकी रियल जो आंसर है, क्योंकि लखनऊ में नेतृत्व जो अवध में मेन क्षेत्र था लखनऊ का, नवाबों का शहर, वहां नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। तो सूटेबिलिटी के हिसाब से हमने ये इसका आंसर करा है। एक्यूरेट आंसर इसका होता है कौन सा, फैजाबाद, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, सी, ठीक। आगे देखिए, साइंस का सिंपल सा क्वेश्चन है, विच इज नोन एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में। तो आपको एक तो पता है, कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस तो किसे को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सभी को पता है। अब यहां पर पूछ रहा है ऊर्जा की मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में कौन जाना जाता है, तो यही हो गया आपका कि डीएनए आरएनए तो है ही नहीं इसमें, इनका तो डायरेक्ट एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, दो ही है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये डाई है वो ट्राई है, सीधा सा आंसर सिंपल सा दे रखा है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की करेंसी के रूप में, एनर्जी करेंसी के रूप में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। यहां तक सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, और आपका जो ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन छांटिए। इन द ब्लड बैंक द सोडियम ऑक्सिलेट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द कोएगुलेटिंग। ब्लड बैंक में खून को जमने से बचाने के लिए प्लास्टिक के बैग में सोडियम ऑक्सिलेट डालते हैं। अब ध्यान रखना, ये तो डालते ही हैं, इसके अलावा ईडीटीए डालते हैं, इसके अलावा डेक्सट्रोस डालते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें मिलाते हैं, 4 प्रकार की चीजें मिलाते हैं, उनमें से एक है आपका सोडियम ऑक्सिलेट, सो दिस इज राइट, ओके। देन गो टू द सेकंड ऑप्शन, ब्लड इज अ सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, गलत। रक्त ठोस संयोजी उत्तक नहीं है, रक्त जो है वो लिक्विड संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, तो लिक्विड आएगा ना कि सॉलिड आएगा, ऑप्शन गलत। ब्लड इज नॉट एल्केलाइन इन, गलत, ब्लड इज एल्केलाइन, क्योंकि ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है ये 7.4 होती है, तो ब्लड इज नॉट ए एसिडिक नेचर, ब्लड ऑलवेज हैव द एल्केलाइन नेचर, उसमें हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति होती है, तो ये भी गलत है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, गलत, पूरे शरीर में पूरा राउंड सिस्टम होता है, तो हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस तरह से ब्लड आता है और दूसरी तरफ से ब्लड जाता है, एक ही पाथ नहीं होता, ड्वेल पाथ होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो आपको सही कथन बताना है, तो सही कथन आपका कौन सा हो गया, राइट स्टेटमेंट आपका एक हो गया, ठीक है। ब्लड को ब्लड बैंक में कभी भी माइनस टेम्परेचर पे नहीं रखा जाता है, नहीं तो वो जम जाएगा। हमेशा ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा रहता है उसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है, जो आदर्श तापमान होता है वो 4.4 होता है। ब्लड के लिए जो आदर्श तापमान होता है वो कितना होता है, 4.4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन 110, अंडर द आर्टिकल 321 of the constitution the power of extend the function of the UPSC has been vested in। संविधान के अनुच्छेद 321 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। अब आपको पता है भारत में कुछ भी हो, अगर आपको सैलरी बढ़ानी है किसी भी अधिकारियों की तो हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने हैं तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, अगर संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन की पावर केवल और केवल न्यायालय को छोड़कर
पावर बढ़ानी है या घटानी है, ये भी डिसाइड करेगी हमारी संसद। तो निश्चित रूप से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक ही आंसर है, कौन सा? पार्लियामेंट। एंड द आर्टिकल इज आर्टिकल 321। कौन सा हो गया इसका? आर्टिकल 321। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 321, 321। क्लियर है यहां तक? 110 का कौन सा हो गया? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111। अभी ये बिल्कुल करंट में चल रहा है आपका, बहुत करंट में चल रहा है। अभी मैं जस्ट बताऊंगा आपको कैसे चल रहा है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज कंसर्न विद द, जो मैं आपकी करंट की क्लास लेता हूं डेली आपकी, मैं जो 11 बजे से 12 बजे मदर्स के मेन यूट्यूब चैनल पर जो आपकी करंट अफेयर की क्लास लेता हूं, उसको आप देखा करो, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो करंट के क्वेश्चन की वहां अपन रिव्यू करते हैं अच्छे से, तो उसको आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी। तो उस क्लास को आप मिस मत करा करो। अगर उसको लाइव नहीं देख पा रहे हो तो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, which of the following committee is concerned with the regulatory and the economic of expenditure of government? ठीक है, निम्न में से कौन सी समिति सरकार के व्यय की नियमितता और मितव्ययता से संबंधित है? मतलब सरकार जो खर्चा करती है, ठीक है, और जो पैसा आता है और खर्च होता है, उस पर निगरानी कौन सी संस्था रखती है, ये आपको बताना है कौन सी कमेटी रखती है। तो पहला दे रखा है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको कहते हैं पीएससी यानी लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी अनुमान समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी व्यापार सलाहकार समिति, और चौथी है द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब सिंपल सी बात है, इसके लिए सबसे सूटेबल जो इसका आंसर है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति जो है इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। इस समिति में कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स में से जो 15 मेंबर्स का इसमें से चुनाव होता है वो लोकसभा से होता है, लोकसभा। और जो इसमें 7 मेंबर्स होते हैं वो कहां से आते हैं? राज्यसभा। 7 मेंबर कहां से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। और जो भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, इसका जो भी प्रेसिडेंट होता है, वो होता है ज्यादातर विपक्ष का नेता। जो आपका अपोजिशन का कोई भी लीडर होगा वो इसका आंसर होगा। और अभी जो बनाया गया वो बनाया गया के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस के नेता हैं। कौन? के.सी. वेणुगोपाल। और के.सी. वेणुगोपाल को किसका अध्यक्ष बना रखा है? अभी पीएससी का। और ये जो पीएससी कमेटी है ये 1921 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और कौन से एक्ट के तहत हुई थी? 1990 ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जिसको अपन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए। जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपनी जो रिपोर्ट पेश करता है उस रिपोर्ट को रिव्यू करने का काम कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति। ठीक है, चलिए आगे। ये आपका जो कलाकार वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आपके डांसेस और उनके कलाकार हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक है आपका स्टैटिक वाला। देखिए 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला, रुक्मणी देवी अरुंडेल वॉज अवॉर्डेड टू पद्मश्री इन 1956। रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्मश्री मिला। गलत, इन्हें 1956 में पद्म भूषण मिला था। समझ गए क्या? 1956 में अवार्ड जरूर मिला था पर पद्मश्री नहीं मिला, पद्म भूषण मिला, जो उससे एक लेवल ऊपर वाला पुरस्कार होता है। ठीक है, तो ये तो गलत है। रुक्मणी देवी अरुंडेल वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1957, बिल्कुल सही है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है, परफेक्ट एकदम, इससे सम्मानित उन्हें किया गया था। ठीक है, और ये कौन से नृत्य की कलाकार है? तो इनका संबंध कौन से डांस से है? भरतनाट्यम। इनका जो रिलेशन है या इनका जो संबंध है वो कौन से नाट्य से, मतलब कौन से डांस से है? तो भरतनाट्यम।
और भरतनाट्यम कहाँ का फेमस डांस है, आप सभी को पता है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का फेमस है, तमिलनाडु का। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, केवल 2 सही है, तो इसमें लिख देना ओनली 2। इसलिए जो आंसर आ जाएगा आपका 112 का, वो कौन सा आ जाएगा, बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, वापस आपका अवार्ड वाला क्वेश्चन पूछा, और दादा साहब फाल्के आपको वैसे भी याद रखना है। Who among the following singers has received the दादा साहब फाल्के अवार्ड? निम्न में से किस गायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के किसी सिंगर को भी मिल सकता है, आर्टिस्ट को भी मिल सकता है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस को भी मिल सकता है, कोई डायरेक्टर को भी मिल सकता है, जो एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ा हुआ है उन्हें मिल सकता है। दादा साहब फाल्के को बोला जाता है द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है दादा साहब फाल्के को। 1912 में इनने इंडिया की सबसे पहली मूवी बनाई थी, और उस मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, पर उसमें ऑडियो नहीं था, वो गूंगी पिक्चर थी, मूक पिक्चर। ठीक है, दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1969 से, और पहला वाला जो मिला था वो किसको मिला था, देविका रानी। ऐसे आपसे पूछा जाता है, सबसे लेटेस्ट मिला है 2024 के लिए, और ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। ये किसको दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ये किसको दिया गया भाई, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। ठीक है, और इसमें आपको साथ साथ में क्या ध्यान रखना है कि आपसे इनमें से, इन तीनों में से किसी को कभी दिया ही नहीं गया है, और ये आशा भोसले को दिया गया था कब, 2000 में। सन 2000 में किसको दिया गया था, आशा भोसले को दिया गया था। समझ गया मेरी बात? आशा भोसले, उनकी बहन लता मंगेशकर, उनको भी 1989 में मिला हुआ है। तो आशा भोसले को मिला था कब, सन 2000 में। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो 113 का आंसर आपका हो गया डी। जो बाकी लोग हैं इन्हें कभी भी दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं। बाकी देखिए आगे, फिर देखो आपके अवार्ड वाला आ गया, और आपको ये सारे अवार्ड आपको पता होने चाहिए। आपको पता है सबसे ऊपर तो होता है भारत रत्न, भारत रत्न से नीचे होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से नीचे होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण, और इससे नीचे वाला होता है पद्मश्री। ये सीक्वेंस होता है। Which of the following statement is or are true about the बिस्मिल्लाह खां? निम्न में से कौन से कथन बिस्मिल्लाह खां के बारे में सही हैं? अब देखिए, भारत रत्न 2001 में मिला, बिल्कुल सही है। पद्म विभूषण 83 में मिला, बिल्कुल गलत है। सेकंड गलत है, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खां हैं उन्हें सबसे पहले मिला था, देखो बिस्मिल्लाह, मैं यही बताता हूं, बिस्मिल्लाह खां को जो पद्मश्री मिला था ये 1961 में मिला। बिस्मिल्लाह खां को जो पद्म भूषण मिला ये 1975 में मिला। बिस्मिल्लाह खां को जो पद्म विभूषण मिला ये 1980 में मिला। और बिस्मिल्लाह खां को आपको दे ही रखा है भारत रत्न जो मिला ये 2001 में मिला। पहला स्टेटमेंट तो सही है, पद्म विभूषण का जो ईयर लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि पद्म विभूषण इनको मिला था 1980 में। तो आपका जो सही है वो केवल ओनली वन, बिल्कुल वन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से आपका क्या है, राइट है। क्लियर आ गया क्या यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वापस पॉलिटी का क्वेश्चन आया आपका। When अटल बिहारी वाजपेयी बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996, टोटल भारत के प्रधानमंत्री कितनी बार बने अटल जी? 3 बार बने, पर कार्यकाल जो है वो छोटे छोटे कार्यकाल के लिए, बाद में कार्यकाल पूरा करा था उन्होंने। 1996, what was the approximate period of his work as a prime minister? 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लगभग कितनी अवधि थी? आपको पता है कि 1 वोट से सरकार गिर गई थी, और मात्र सबसे कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे। सबसे लंबे समय के लिए तो जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सबसे लंबे समय तक इंदिरा गांधी, उसके बाद सबसे लंबे समय तक जो अभी भी चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपसे ये पूछा जाता है कि
अटल जी कितने दिन के लिए रहे थे? तो केवल और केवल 13 दिन के लिए रहे थे, 13 दिन। अब 13 दिन तो इसमें दे नहीं रखा है, तो 13 दिन के सबसे नजदीकी ये 15 दिन दे रखे हैं, 2 हफ्ते, इसलिए आपका आंसर हो गया बी। तो कितने दिन के लिए रहे थे? ओनली फॉर 13 डेज। जो मई वाला समय था उसमें केवल और केवल 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। क्लियर हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बाय व्हाट ट्रीटी डिड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के साथ? तो देखो, एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए थे ये टोटल हुए थे 4। पहला हुआ था 1767 टू 69, दूसरा हुआ था 7080 टू 84, तीसरा हुआ था 1790 टू 92, और चौथा हुआ था 1799, 1799 में। इसमें तो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, तो ये तो हुआ ही नहीं। ये 3 हुए थे, तो इस वाले में तो कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि, युद्ध खत्म होते ही 1769। सेकेंड वाले में हुई थी मैंगलोर की संधि, युद्ध खत्म होते ही 1784। और तीसरे वाले में हुई थी श्री रंगपट्टम की संधि 1792। ये 3 बता दिए, सिंपल आया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में भी कई बार पढ़ा है। क्लास में जिनमें मैंने हिस्ट्री पढ़ाई उनमें कई बार पढ़ा है आपका, ठीक है। तो ये संधि कौन सी संधि से हुआ था? तो ये संधि जो हो गई आपकी मद्रास की संधि। कौन सी हुई? मद्रास ट्रीटी, जो कब हुई थी? 1769, ठीक है। अब ये भी आपको मैंने, जब जिन लोगों को मैंने क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाई है, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। देखो, Which of the following oceanic current is not associated with the Pacific Ocean? निम्न में से कौन सी महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर में नहीं है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देख लो, अभी मैं आपको वर्ल्ड वाला जो सेगमेंट होगा ना, उसी में मैं आपको समझा देता हूँ पूरा का पूरा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये आपका वर्ल्ड का बैक साइड का मैप है, वर्ल्ड का बैक साइड का मैप है। ये जो आपको पूरा ओशियन दिख रहा है, ये कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर, ठीक है। और ये जो है, ये आपका यहां पर कौन सा है? अटलांटिक। ये कौन सा? अटलांटिक है। और यही चीज यहां से मर्ज हो जाएगी, तो ये भी कौन सा हो गया? अटलांटिक हो गया। अब देखो, कनारी धारा, कन्हारी धारा कहां बहती है? बताओ, कनारी धारा ये रही, अटलांटिक ओशियन की धारा है कनारी धारा, अफ्रीका के वेस्ट से। क्यूरोशिवो की धारा, क्यूरोशिवो की धारा बहती है जापान के पास, ये रही। कैलिफोर्निया की धारा, ये तो भाई ये अमेरिका हो गया, ये यहां बहती है कौन सी? कैलिफोर्निया की करंट, ये देखो यहाँ, ये भी पैसिफिक की हो गई। हम्बोल्ट, ये लो, पेरू और चिली के बॉर्डर पे यहां बहती है कौन सी? हम्बोल्ट, ठीक है। तो ये जो 3 करंट है, ये जो 3 जलधारा है, ये तो प्रशांत महासागर की है, जबकि जो कनारी करंट है वो किसकी? अटलांटिक की है। आपको बोल रहा है प्रशांत महासागर की कौन सी नहीं है, तो आंसर हो गया कनारी, ठीक है। ये कहां बहती है? अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। आया समझ यहां पर सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रीज्ड एंड इज सक्सेसिव ट्रॉथ इज एल देन द वेवलेंथ। सिंपल है ना, ये इस तरह से जाएगा, तो इसमें आप इनके एक ये और एक इसके बीच की दूरी, और वेवलेंथ इनकी हाफ होती है, तो मध्य की दूरी क्रमागत श्रृंग और इसके बीच की दूरी एल बता रहा है, तो ये एल और हो जाएगी टोटल वेवलेंथ। तो आंसर क्या हो गया? 12 हो गया। टोटल वेवलेंथ हो रहा है ना एक से दूसरे कॉन्सिक्यूटिव की, तो हाफ तो एल दे रखी, तो पूरा एल और हो जाएगी, तो 2l होगी। इसमें तो सोचना ही नहीं, ये रहा आंसर 2l वेवलेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आगे देखिए 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं? आप सभी को पता है भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, एक डायरेक्शन में भी हो जाए और वापस वो चीज चेंज हो जाए। जबकि जो चीज एक बार होने के बाद वापस चेंज नहीं हो, वो सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। देखो,
मेल्टिंग ऑफ सॉलिड नहीं बताना है, भौतिक नहीं है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठोस को जो पिघलाएंगे तो लिक्विड हो जाएंगे, जैसे बर्फ को पिघलाया लिक्विड हो गई, पर बर्फ को वापस ठंडा करा वापस जम गई। तो जो रिवर्सिबल है वो भौतिक परिवर्तन है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैसों को द्रव में बदलना, जब गैसों को सप्रेस करा तो लिक्विड बन जाएगी, जब प्रेशर रिलीज करा तो वापस गैस बन जाएगी। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, जबकि आपको बोलना है कौन सा भौतिक नहीं है। फर्मेंटेशन ऑफ, ये है पदार्थों को सड़ाना। आपने मान लो एक बार फल आपका सड़ गया तो क्या वो वापस फल बन जाएगा? नहीं, तो इट इज अ केमिकल, तो इसलिए आंसर हो गया सी। चौथा देखो, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, द्रवों को गैस में बदल सकते हैं, गैस को वापस लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, तो ये तो फिजिकल चेंज है। तो आपको हमेशा केमिकल चेंज बताना है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? सी हो गया। ठीक है, आगे देखिए 120, who is the US novelist known the New York trilogy who recently away, द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यास कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? एक्चुअल में ये एकदम करंट का नहीं है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, अमेरिका के बहुत फेमस ऑथर हैं, 34 से भी ज्यादा किताबें लिखी है, ये फेमस बुक हो गई। तो ये हो गया कौन? पॉल ऑस्टर। कौन हो गया? पॉल ऑस्टर। और इनका जो जन्म हुआ था ये तो हुआ था 1947 में, और पॉल ऑस्टर की जो डेथ हुई थी वो हुई थी पिछले साल, यानी 30 अप्रैल 2024 को। आपको पता है करंट 1-1.5 साल का करंट आता ही है आपके एग्जाम में, तो इसको हाल ही में बोला है। हाल ही का मतलब ये नहीं है कि अभी जस्ट 1 महीने पहले, हाल ही का मतलब है पिछले 1-1.5 साल में जो भी आपकी घटनाएं या इवेंट हुए। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? पॉल ऑस्टर। ठीक है, पॉल ऑस्टर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 121, वापस आपका साइंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड एंड द सब्सटेंस इन विच इट इज द फाउंड इज नॉट मैच्ड, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो गलत मैचिंग है वो आपको बतानी है। तो देखो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड गलत है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आपका विटामिन सी होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड आपका सिट्रस फ्रूट में मिलेगा, जैसे आप संतरा खा रहे हो, किन्नू खा रहे हो, मौसम्बी खा रहे हो, आंवला खा रहे हो, उसमें विटामिन सी मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जबकि इमली जो होती है जिसको टेमरिंड कहते हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, टार्टरिक। आपको गलत वाला बताना, ये आपका आंसर हो गया। बाकी भी चेक कर लो। लैक्टिक एसिड दूध और दही में होता है, सही है। ऑक्सैलिक एसिड पालक में होता है, सही है। एसिडिक एसिड विनेगर में होता है, सिरके में, सही है। तो ये तीनों सही है। ये पहले वाला जो आपका 121 वाला है ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, आगे देखिए फिर साइंस का क्वेश्चन है आपका साउंड वाले टॉपिक में से। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑडिबल टू ह्यूमंस? हमारे कान कौन सी रेंज सुन सकते हैं? तो एक तो होती है पैरासोनिक, देखो एक रेंज तो होती है सोनिक, इसके इधर वाली होती है पैरासोनिक, और इधर वाली होती है अल्ट्रासोनिक। तो ना तो हम अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं ना हम पैरासोनिक सुन सकते हैं। तो सोनिक रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको और भी दूसरे तरह से लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू, और ये 10 की घात 3 हो गई तो 20 किलो हर्ट्ज। तो जो इससे लो रेंज होती है ना तो हम उसे सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम वाली, ना जो 20 किलोहर्ट्ज से हाई रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है ना हम सुन सकते हैं। जैसे चमगादड़ होते हैं बैट्स, वो अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं। तो चींटियां कीड़े मकोड़े होते हैं वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं? पैरासोनिक। तो हमारी रेंज ये वाली है। इसमें देख लो आप, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियां की रेंज कितनी है? तो ये हो गया देखो 20 हर्ट्ज टू 20,000। गलत है ये, देखो अब मेरी बात सुनो, ये ऑप्शन सही से नहीं लिखा। सही से क्यों नहीं लिखा? इसने क्या लिख दिया 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलोहर्ट्ज। 20,000 नहीं है, अगर 20,000 लिखेगा तो यहाँ हर्ट्ज लिखना पड़ेगा, ये हटाओ, किलो हटा लो इसमें से। ये क्या हो गया 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये मैंने सही कर दिया ना, यहाँ पर ये कर लेना, ये करेक्ट कर लेना जो मैंने कर दिया। समझ गए? मेन अपना पॉइंट था।
आगे देखिए, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करो। आपको राजवंश के नाम दे रखे हैं और कौन सा राजवंश का किस एरिया पर शासन था ये बताना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। चालुक्य, चालुक्य कहाँ के? अब देखो चालुक्य बहुत सारे थे, बहुत सारे चालुक्य थे। गुजरात के चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य थे। तो अपना अब गुजरात तो इसमें दिया नहीं है, तो वातापी दिया है, तो वातापी से मैच हो गया। पहले का 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। बी और सी हो सकता, बी और डी हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? बी और डी। होयसल्स, होयसल्स कहां पे थे? तो होयकल थे द्वार समुद्र, ये दक्षिण भारत में पड़ता है। तो दूसरे का हो गया फोर्थ, दूसरे का फोर्थ, एक मिनट, दूसरे का फोर्थ ये आ रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो गया, यहीं से पता चल गया। ये मिसमैच है ना, तो इसको आगे शिफ्ट कर लेना। दूसरे का फोर्थ हो गया। राष्ट्रकूट कहां पे थे? मलखेड़, मलखेड़ आपका कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, मलखेड़ कहलाता है, ठीक है। और काकती कहां पे थे? तो वारंगल, ये आपका कर्नाटक और तेलंगाना। तो इसका जो आंसर हो गया वो आपका कौन सा हो गया? हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे परेशान हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना। आगे देखिए, स्पोर्ट्स का आ गया 124। दीपिका कुमारी एंड अतानु दास आर एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट्स? दीपिका कुमारी और अतनु दास किस खेल से जुड़े हैं? अब सिंपल से, दीपिका कुमारी ने कई प्राइज भी तो जीते इंडिया के लिए, कई कंपटीशन जितवाए, तो आंसर कौन सा हो गया? आर्चरी, यानी तीरंदाजी। इन दोनों का जो संबंध है डायरेक्ट, देखो आपको मेन खिलाड़ियों के नाम तो याद होने चाहिए। अब भले आपको अतनु दास का नहीं पता, पर दीपिका कुमारी ने तो कई अवार्ड जीते ही हैं, इनका नाम तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 125। पापी कोंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच पार्ट ऑफ इंडिया? अब ये करंट में चल रहा था इसलिए पूछा है, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका, ये जो इंडिया को जब हम इस तरह से पढ़ते हैं, तो ये जो आपका ईस्टर्न घाट चलता है यहां पर पड़ता है पापी कोंडा नेशनल पार्क। पौंडीचेरी हो ही नहीं सकता, पौंडीचेरी यहाँ है, नागालैंड ऊपर है, तेलंगाना, आंध्र, तेलंगाना अंदर की तरफ है, तो आंसर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पापीकोंडा कहाँ है? वेस्टर्न घाट में नहीं पड़ता है, कहाँ पड़ता है? ईस्टर्न घाट पे पड़ता है। और स्टेट कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 126। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड द भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये कौन से स्टेट में पड़ती है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहां पड़ेगी? मध्य प्रदेश में पड़ेगी। तो माधव स्वरूप बस, एसडी सांकलिया, ये कोई भी नहीं है, वीएन मिश्रा साहब, सांकलिया साहब, ये सब नॉर्थ इंडिया में। तो आंसर इसका हो गया वीएस वकानाकर, वीएस वकानकर, वीएस वकानकर, ठीक है। आगे देखिए 127। Where will be the 10th edition of India International Science Festival be held? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 10वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? किया जाएगा मतलब ये क्वेश्चन आपका उस समय का दिया हुआ है, अब ये हो चुका है, किया गया। और ये कब हो चुका है? ये आपका नवंबर दिसंबर 2024 में हो चुका। और कहां पर हुआ था ये? तो ये हुआ था आईआईटी गुवाहाटी। और आईआईटी गुवाहाटी कहां हो गया? असम। इसका जो आंसर है वो कौन सा हो गया? आईआईटी गुवाहाटी। गुवाहाटी इज द कैपिटल ऑफ असम। सेम दिसपुर भी वही है, दिसपुर गुवाहाटी में एक एरिया है जिसको दिसपुर कहते हैं, तो कोई अंतर नहीं है, दिसपुर बोल दो या गुवाहाटी बोल दो, तो बोथ आर सेम, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया, 127 का ए, ठीक है। 128। Which national park has earned the distinction of being the second butterfly diversity hub in India? किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत में दूसरा तितली विविधता केंद्र का गौरव किया? तो इसका आंसर है काजीरंगा। तो ये सेकंड बन गया तितली में, तितली वाले में सेकंड बन गया। तो यहीं से दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो तितली वाले में फर्स्ट कौन है? तो इसका पड़ोसी है, तो असम का पड़ोसी राज्य कौन सा है? अरुणाचल। और अरुणाचल में कौन सा पार्क है? नाबदफा। तो ये देखो, ये रहा, ये फर्स्ट बना था, नाबदफा फर्स्ट बना,
ये सेकंड बना, तो आंसर आपसे क्या पूछा है, दूसरा कौन सा बना है, तितली विविधता केंद्र कौन सा बना है ये। और ये तो एक सींग वाले गेंडे, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। काजीरंगा, काजीरंगा का ये देख, तो एक तो फेमस है फॉर द वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गेंडे। दूसरा फेमस है टाइगर के लिए, टाइगर की सबसे ज्यादा डेंसिटी काजीरंगा में मिलती है। और तीसरा फेमस है फॉर द एलिफेंट, मैक्सिमस एलिफस विच इज द एशियन एलिफेंट्स। और काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में पड़ता है, तो राज्य कौन सा हो गया, असम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर मैक्सिमम। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बिना बिना मंत्री बन गया, जैसे मान लो कोई मंत्री बन गया, तो उसको संसद में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन का मेंबर बनने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम दिया जाता है, 6 महीने। अगर वो 6 महीने में मेंबर नहीं बना तो उसको अपना मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो 6 मंथ, इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, 6 मंथ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। 130, which state government has renamed all government residential schools as महर्षि वाल्मीकि रेजिडेंशियल स्कूल्स। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा है, पर इसमें क्या आपको ऐसे तुक्के हम नहीं लगा सकते, तो इसमें अपना जो तुक्के है ना उससे काम नहीं चलता, अपन को सिंपल याद रखना पड़ता है। ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि के नाम से कई चीजें बिहार में भी है, तो कई लोग जानबूझ के सोचते हैं यार वाल्मीकि आ गया ये बिहार आ गया, टिक कर देते। महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो आपका एयरपोर्ट है, आता है ना कई बार, कि महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया है, अयोध्या वाला। अयोध्या का जब एयरपोर्ट बना था तो शुरू में उसका नाम रखा गया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये उसका नाम रखा गया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और फिर बाद में जब सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी किया, तो अब आज की डेट में आपका जो अयोध्या है, आज की डेट में आपका जो अयोध्या है उसका जो नाम रखा, अयोध्या वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो उससे भी कई लगे यूपी कर देंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, जल्दबाजी ना करें। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो गया, कर्नाटक। सही आंसर कौन सा हो गया, कर्नाटक। कि कर्नाटक राज्य सरकार ने सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे कर दिया है। क्लियर है यहां तक आपको? तो ये मैंने आपको जितने आपके 25 क्वेश्चन थे उनकी समीक्षा करवा दी है, अच्छे से कर लेना। पॉइंट्स ऐसे ही आते हैं। करंट की अपनी जो डेली क्लास होती है 11 बजे मदर्स के चैनल पे, उसको जरूर देखें, उसमें चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेगी। लाइव लेता हूँ वो क्लास, किसी कारण से लाइव नहीं ले पाओ तो बाद में आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। मैं मोहित कपूर आपका फिर धन्यवाद करता हूँ और फिर मिलेंगे किसी और क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।